नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने ईवीएम के मुद्दे पर विपक्ष को एक बार फिर सक्रिय कर दिया है। कल लोकसभा का संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और लोकसभा राज्यसभा दोनों जगहों पर जिस तरह से तमाम मुद्दे उसमें शामिल थे, लेकिन उसमें ईवीएम भी शामिल था, उसे लेकर जमकर हंगामा हुआ और स्थिति ये आई कि लोकसभा में सदन को स्थगित कर दिया गया 27 नवंबर तक के लिए। अडानी का मुद्दा भी उठा जोर शोर से, आगे भी उठेगा, ये राज्यसभा में भी उठा। और इसके अलावा जो चुनाव में जिस तरह से हेराफेरी हुई है, ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल हुआ है, प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल हुआ है, उसके खिलाफ अब विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन करने के मूड में दिखाई पड़ रहा है। आंदोलन करने का मूड उसका इसलिए भी है क्योंकि अब उसके ऊपर दबाव भी है, दबाव जनता का है, जो जनता बार बार ये सवाल पूछ रही है कि हारने पर आप ईवीएम के मुद्दे को उठाते हैं तो ईवीएम के मुद्दे पर कोई आंदोलन क्यों नहीं करते हैं, सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे हैं। अगर आपको दिक्कत है कि ईवीएम में खराबी होती है, ईवीएम को सेट किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, ईवीएम को हैक किया जाता है, तो फिर आप ईवीएम पर चुनाव नहीं चाहते, मतपत्रों से ही चुनाव चाहते हैं। इसे लेकर आप सड़क पर क्यों नहीं उतरते, चुनाव आयोग को क्यों नहीं घेरते, सरकार को क्यों नहीं घेरते? क्योंकि अभी तक इस तरह से कुछ नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ जब हरियाणा विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम इन नतीजों को स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने तमाम सबूतों के साथ, तमाम दस्तावेजों के साथ करीब 20 सीटों पर ईवीएम मशीनों की गड़बड़ी के प्रत्यक्ष प्रमाण देने के साथ चुनाव आयोग में शिकायत की। चुनाव आयोग ने उन सारी शिकायतों का बहुत ही बेपरवाह तरीके से, लापरवाही से जवाब दिया। कुछ इस तरह जवाब दिया जैसे वो एक संवैधानिक संस्था नहीं है, बल्कि वो राजनीतिक दल है, पार्टी है और सत्तारूढ़ पार्टी, जिसकी विपक्ष आलोचना कर रहा है और वो उन आलोचनाओं का जवाब दे रहा है। संतुष्ट तो नहीं हुए, लेकिन इस बीच में झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव आ गए। झारखंड में इंडिया गठबंधन को जीत हासिल हुई, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह की जीत एनडीए गठबंधन को हासिल हुई है, वास्तव में केवल इस प्रक्रिया में शामिल लोगों के अलावा, अगर ये माना जाए कि इसमें मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, ईवीएम का इस्तेमाल किया गया, तो इस प्रक्रिया में, इन आरोपों की प्रक्रिया में जो शामिल लोग थे, उनके अलावा शायद ही किसी को यह अनुमान रहा हो कि ऐसा भी परिणाम आ सकता है। आपको बता दें कि जो एग्जिट पोल्स थे वो भी ये नहीं कल्पना कर पाए। कुछ एग्जिट पोल्स ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चाहते हैं कि नतीजे आए, उनके एग्जिट पोल्स आए। आपने देखा भी होगा लोकसभा चुनाव में किस तरह से आया, और हरियाणा में भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने बहुत चाह कर भी वहाँ जीत नहीं दिखा पा रहे थे। लेकिन महाराष्ट्र में तो किसी भी कीमत पर नेक टू नेक फाइट तक ही पहुंच पा रहे थे। यहां तक कि जो लोग जिताने की कोशिश भी कर रहे थे, वो महायुति को 150-155 सीटों से ज्यादा नहीं दे पा रहे थे। और स्थिति कहां तक पहुंच गई? 230 सीटें जीत ले गई। कुल 288 सीटों में 230 सीटों पर महायुति को जीत हासिल हुई। भारतीय जनता पार्टी ने 149 सीटों पर चुनाव लड़ा और वो 132 सीटें जीत ले गई। कहने का मतलब ये, जो चुनाव के ये नतीजे दिखा रहे हैं, यानी लगभग 90% का स्ट्राइक रेट रहा। स्ट्राइक रेट का मतलब कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी पार्टी और कितनी सीटों पर जीती। और ये स्ट्राइक रेट अगर ऐसा रहता है तो ये चुनावी माहौल में दिखाई पड़ता है। तमाम रिपोर्ट्स जिन लोगों ने चुनाव कवर किया है उनको जानते हैं, हमारे जैसे लोग जो वहां पर विभिन्न प्रकार के लोगों से बातचीत करते हैं, सड़क पर घूमते हैं, कस्बों में जाते हैं, गांव में जाते हैं, जहां तमाम मुद्दे होते हैं वहां जाते हैं, किसानों के पास जाते हैं, युवाओं के पास जाते हैं, और इन तमाम जगहों से जब उनको फीडबैक मिलता है, उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि किस पार्टी की सरकार बनने वाली है, किसकी नहीं बनने वाली है, किसके पक्ष में माहौल चल रहा है, किसके पक्ष में नहीं चल रहा है। तो महाराष्ट्र में अगर इन नतीजों का माहौल होता तो वो ऐसा दिखाई पड़ता कि फिर किसी को संदेह नहीं रहता ये कहने में या ये स्वीकार करने में कि वहां पर दोनों गठबंधनों की चुनावी स्थितियां क्या है।
जो भी अनुमान दिखाई पड़ रहे थे वो सभी कह रहे थे कि वहां पर इंडिया गठबंधन की अच्छी खासी जीत होने वाली है। लोकसभा चुनाव के नतीजे भी सामने थे, अभी 6 महीने पहले ही हुए हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन को भारी जीत हासिल हुई थी। और इन 6 महीनों में कोई बहुत ज़्यादा मुद्दों में बदलाव नहीं आता, क्योंकि जो तमाम मुद्दे उस समय थे वही अभी भी थे, बल्कि उनसे ज़्यादा राज्य सरकार के प्रति नाराज़गी कहीं ज़्यादा थी। इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि जिस तरह से सरकार बनाने और बिगाड़ने का खेल पिछले 5 साल में किया गया था, लेकिन इन सब के बाद जो नतीजे आए उसने सबको हैरान कर दिया। शिवसेना के नेता संजय राउत ये सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि तमाम ऐसी सीटों पर, उनका ये कहना है कि करीब 450 शिकायतें उनको मिली हैं और ये प्रमाणों के साथ ये शिकायतें मिली हैं। चुनाव आयोग के पास तो इसको लेकर जाएंगे ही, सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की सोमवार को बैठक हुई कांग्रेस पार्टी के साथ, और अभी एक और भी मीटिंग्स होनी है जिनमें यह तय किया जाना है कि इसको लेकर एक देशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। देशव्यापी आंदोलन चलाने की बातें हो रही हैं और इसमें इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है या फिर आरजेडी है या फिर महाराष्ट्र में शिवसेना है, एनसीपी शरद पवार है, जितने भी घटक दल हैं और इसके अलावा दूसरे दल भी जो है वो सभी इस मुद्दे पर एकजुट दिखाई दे रहे हैं। और अब उन्हें इसके लिए सड़क पर उतरना ही होगा, क्योंकि इसका उनके मतदाताओं का इसके लिए उन पर दबाव है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इस ईवीएम को लेकर कैसे ये सड़क पर उतरा जाता है। और संजय राउत का ये कहना है, शिवसेना का ये कहना है कि हम इन परिणामों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इन परिणामों को निरस्त किया जाए और मतपत्रों से दोबारा चुनाव कराए जाए। ये बड़ी मांग उनकी है, ये स्वीकार होती है नहीं होती है, अभी तक तो जो चुनाव आयोग का रवैया रहा है उसको देखते हुए कतई नहीं लगता है। लेकिन जन आंदोलनों ने तमाम मुसीबतों का रास्ता निकाला है, तमाम जो एक अड़ियल लोगों को भी रास्ते पर लाया है। तो ऐसा नहीं है कि एक लोकतांत्रिक देश में अगर किसी मुद्दे पर जन आंदोलन होता है तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा, उसका कोई रास्ता नहीं निकलेगा। अब उसी जनता के दबाव में, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दबाव में, नेताओं के दबाव में इस तरह का एक जन आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में विपक्ष दिखाई पड़ रहा है। और उसके लिए इसलिए भी ज़रूरी है, ये जो अब आरोप लग रहे हैं कि जानबूझकर कुछ एक राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि तुलनात्मक रूप से उसका जिसमें कम हित जुड़ा हुआ हो, वहां वो विपक्ष को जीत दिला देती है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। क्योंकि ये और मतदाताओं का ये कहना है, ये आरोप लग रहे हैं और आज से नहीं पिछले कई चुनावों से लगातार लग रहे हैं कि वो वोट किसी को दे रहे हैं और वोट मिल किसी को रहा है। महाराष्ट्र में तो एक गांव के लोगों ने इस पर आंदोलन शुरू कर दिया है। सोमवार को दिन भर वहां पर हंगामा हुआ और उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और उस जगह पर, उस गांव में कांग्रेस पार्टी को 0 वोट मिला है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें ईवीएम की खामियां देखी गई है, ईवीएम की कमजोरियां पकड़ी गई हैं। दिखाई पड़ता है जो 99% चार्ज्ड ईवीएम मशीनों की शिकायत की गई थी हरियाणा चुनाव में, वो शिकायतें महाराष्ट्र में भी दिखाई पड़ी। और संयोग की बात, दिलचस्प बात यह है कि ये जो पूरी तरह से चार्ज मशीनें होती हैं, इनसे केवल भारतीय जनता पार्टी के वोट निकलते हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो ईवीएम की विश्वसनीयता पर या उसकी कार्य कुशलता पर, कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। लेकिन ना तो इलेक्शन कमीशन इसको स्वीकार कर रहा है और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको स्वीकार करने से फिलहाल मना कर दिया था लोकसभा चुनाव से पहले, जब वो सुनवाई अपनी कर रहा था, और उसने कहा कि प्राइमा फेसी उसको इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस मामले में संसद से सड़क तक तो विपक्ष लड़ाई लड़ने ही जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जरिए कानूनी लड़ाई भी इस पर लड़ने की तैयारी में है। तो अब देखना यह है कि नतीजा इसका क्या निकलता है। लेकिन ईवीएम का मुद्दा अब चुनाव आयोग ही नहीं बल्कि सरकार के लिए भी एक परेशानी वाला सबब बनता जा रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।